कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे साथ हैं ए.के. वाजपेयी साहब। ए.के. वाजपेयी साहब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन के पद से सेवानिवृत्त हुए थे लगभग 6-7 साल पूर्व, और उसके बाद एक बहुत शानदार तरीके से अपने करियर की दूसरी पारी खेलने उतरे और एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यहाँ पर मैथमेटिक्स के टीचिंग ग्रेजुएट लेवल पर कर रहे हैं। बहुत कमेंडेबल है। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल इसी बात से लिंक्ड है कि आपने ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद भी ये इतना अपनी गति और अपना अपडेट नॉलेज रखना कि आप बीए के बच्चों को, बीएससी के बच्चों को पढ़ा सकें, बहुत कमेंडेबल है। ये सब कैसे संभव हुआ? जहाँ तक मैथमेटिक्स की टीचिंग का सवाल है, जब मैं स्टूडेंट था मेरे मन में रूमानी ख्याल था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना या डिग्री क्लासेस को पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत इज्जत का काम है। लेकिन दूसरी वजहों से करियर में मैं पीजीटी मैथमेटिक्स से मैंने करियर की शुरुआत की। केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैथमेटिक्स पढ़ाया इंटरमीडिएट क्लासेस को लगभग 15 वर्ष। उसके बाद फिर प्रिंसिपल और फिर आगे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आगे बढ़ते हुए मैं डिप्टी कमिश्नर के पद तक पहुंचा और फिर मैं रिटायर हुआ। लेकिन एक जो अंडर करंट होती है वो मैथमेटिक्स के साथ एक लगाव बना ही रहा। और रिटायरमेंट के बाद मुझे शुरुआत में ऐसा मैंने सोचा बहुत मेहनत कर ली है, अब आराम करेंगे, और लगभग 1 साल तक ऐसा ही हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। और लेकिन वो 1 साल के बाद या उस दौरान मुझे बहुत कुछ ऐसा लगने लगा कि ये मानसिक रूप से भी कि कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो आगे अच्छे ढंग से ये जीवन चल नहीं पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो फिर चूँकि टीचिंग का मेरा लगाव था तो मैंने फिर टीचिंग में कोशिश की। और शुरुआत में मैंने देखा कि कहाँ अवेलेबल हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो कोचिंग क्लासेस थे जो मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट क्लासेस और आईआईटी की तैयारी के लिए थे। तो मैंने वहाँ पे जाके अपने बारे में बताया उन्हें, तो मुझे चांस मिला और फिर मैंने लगभग 2 साल वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाई। और फिर एक चांस के दौरान मैडम रचना मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने वे एक भारतीय विद्या भवन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य थी और उन्हें एक डिग्री क्लासेस को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की आवश्यकता थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप किसी को जानते हो तो बताइएगा।
तो मैंने कहा कि अब मेरे दोस्त तो सब रिटायर हो गए हैं, लेकिन मैं तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं। हाँ। मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मुझे तो बहुत ही ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी लगी, और जिसका मुझे आप समझिए कि इंतज़ार था और जिसको शुरू से ही मैं ये करना चाहता था, वो मुझे मौका मिला। तो हालांकि चूँकि मैंने BSc क्लासेस कभी पढ़ाए नहीं थे, लेकिन वो शुरुआत में मुश्किलें तो रहीं, लेकिन उसके बाद मेहनत में करता रहा और जहाँ जहाँ नहीं समझ में आता रहा, और बहुत सारे अब तो अवेलेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उस ज़माने में जब हमने पढ़ाई की थी तो कोई यूट्यूब पे और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, लेकिन अगर अब आप चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहा हूँ, और मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन है, बहुत ही अंदर से सेटिस्फैक्शन है। और ये जो मेरी लाइफ हो गई है, ये मुझे एक तरह से सस्टेन किए हुए, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो मुझे सवेरे तैयार नहीं होना होता, फिर मैं आराम से घर ही में रहता या कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन अब मुझे तैयार होना है, समय से जाना है, क्लास के लिए भी तैयारी करनी है, और उसके बाद और जो मैं करना चाहता हूँ उसके बाद भी बहुत सारा समय मुझे मिल जाता है। आज का वाजपेयी जी आपकी बात से एक टेक अवे ये है सबसे बड़ा जी, जो आपने कहा, रिटायरमेंट के बाद आपको लगा कि मामला इस तरह नहीं चल सकता, समथिंग विल हैव टू बी डन, बिल्कुल, और कुछ भी करना है, फिर आपने अपनी चॉइस का ढूंढा। ये एक सामान्य बात है और ये एक सामान्य प्रेरणा लोगों के अंदर होती है। मैंने देखा कई लोग सोचते भी हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद जीरो डाउन करके कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है, ये कैसे आया? ये शायद पढ़ाने का तो कॉन्फिडेंस था ही, चूँकि मैंने 15 साल पढ़ाया था, और चूँकि मैं एजुकेशन की लाइन में ही था, टीचिंग, तो उसमें इन सर्विस कोर्सेज में और बहुत सारी जगह पे जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ता था। तो वो एक चीज़ थी अंदर, शायद उसी वजह से मैं कर पाया। नहीं तो ये बात सही है कि अगर आपका कुछ भी अनुभव नहीं है किसी क्षेत्र में, तो आप एकदम से कैसे उसमें जा सकते हैं। सही बात है जी। एक बात और इसके साथ की है कि आपको टीचिंग, आपने आज से 30 साल पहले टीचिंग की थी और फिर कर रहे हैं आप जी। बच्चों में पढ़ने के तौर तरीके में, उनके एटीट्यूड में आपने कुछ फ़र्क गौर किया? जी हाँ, वो बहुत साफ नज़र आता है। टीचिंग जब मैंने शुरू की थी तो बच्चों में बहुत उत्साह, लगन, क्यूरियोसिटी, नया चीज़ जानने की, ये सब बहुत थी। और उसी से मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने टीचिंग, बच्चों के रिस्पांस और उनका जो क्यूरियोसिटी थी, ये सब उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और अब भी मुझे सबसे प्रसन्नता तभी होती है जब मैं किसी कठिन कॉन्सेप्ट को बच्चों को एक्सप्लेन कर सकूं और उनसे प्रश्न पूछ के ये निश्चित कर सकूं कि हाँ, इनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेकिन अब ऐसे बच्चे जो क्यूरियस हों कॉन्सेप्ट समझने के लिए या ज्ञान पाने के लिए, हर बैच में अब 2 मिलेंगे या 1 मिलेगा, बाकी का तो ऐसा रहता है कि बस उन्हें कुछ सवाल चाहिए जो वो कर सकें और वो पास हो जाएं, या कैसे भी सवाल लगा के वो निकल जाएं। कॉन्सेप्ट को मालूम है, नहीं मालूम है, क्या है इसके पीछे मैथमेटिक्स, उससे उनके कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। जी जी। आप सिंगल हैं बाय चॉइस? जी जी जी। मैं तो हम इसके सर्कमस्टेंसेस, रीजंस तो नहीं जानना चाह रहे हैं। एक सामान्य बात समझ में आती है कि कहा जाता है कि 60 साल के बाद वो जो पति पत्नी में पहले ज़्यादा प्यार हो जाता है, बिकॉज दोनों के पास कोई काम नहीं है, दे गिव कंपनी टू ईच अदर। सो लाइक व्हाट इज द टेक एंड हाउ यू टेक इट? ये
पत्नी का ना होना या भाव होना या आपको ये अब ये तो शुरू से ही मतलब एक हमारी जिंदगी का एक तरीका ही बन गया है, तो अब वैसा कुछ मुझे लगता नहीं कि कोई कमी है। तो हाँ, ये बात है कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर आप पत्नी है और परिवार है तो आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही हैं, और आप जितना समय आप जैसा निभाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वैसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो जाती हैं। तो उस मामले में शायद चिंता उतनी नहीं रहती है, और गैर जिम्मेदारी से भी जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, गैर जिम्मेदारी से भी जी सकते हैं, आपके रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। और बाल बच्चों के सेटलमेंट की चिंता है बहुत सारी। जी, वो नहीं है। हालांकि मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे जो साथी हैं जो रिटायर हो गए, उनके भी बाल बच्चे सेटल ही हो जाते हैं रिटायरमेंट तक आते। तो रिटायरमेंट के बाद का सफर जो है वो वाजपेयी जी, बच्चे क्या कभी सेटल हो पाते हैं? आप देखिए, शादी उनकी कर दीजिए, नौकरी लग जाएगी, फिर शादी, फिर शादी हुई, फिर वो बच्चे उनके, और फिर वो आपको बार बार पत्नी से के आपकी है नहीं, लेकिन मतलब जो पत्नियां होती हैं वो दादी हैं अपने बच्चों को, नानी हैं अपने बच्चों को लिए। विशेष साइकिल, मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन कभी भी कम हो पाता है या खत्म हो पाता है। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही। वो परिवार का एक जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सेटल हो गया तो खत्म हो गया। जी, एक बहुत बड़ी समस्या से आप बचे हुए हैं। जी। एक बात होता है, चलिए अभी इस बात का हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कि ये सब चिंताएं आपके पास कंपैरेटिवली कम है बिकॉज यू आर सिंगल। जी। You appear in good physical state of health also. अच्छा, मुझे भी मैंने बहुत सारे ये देखा है कि वो हर जगह अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखें तो वो भी आपको बता देते हैं कि आपको सवेरे ये करना चाहिए, शाम को ये करना चाहिए, योग। मेरे साथ पता नहीं क्या है कि मैं अगर शुरू भी करता हूँ ये मॉर्निंग वॉक, तो वो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं हो पाती है। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल ऐसे ही रह जाता हूँ। तो दूसरा मैसेज आप पढ़ लेते हैं जिसमें आता है कि वॉक करना नुकसानदायक। जी हाँ, कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस तो आते रहते हैं, बहुत आते हैं। तो खैर मैं देखता हूँ कि ये जो मेरा ये रेगुलर रूटीन है, शायद ये मुझको चुस्त रखता है, क्योंकि मुझे सवेरे उठना है, तैयार होना है, और मैं अभी भी, मेरा शौक़ है मोटरसाइकिल का, तो मैं अभी भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ, और मोटरसाइकिल से ही अपना हुसैनगंज से और गोमती नगर रोज़ आना जाना होता है। और वहाँ मैं अपने क्लास में कभी बैठता नहीं कुर्सी पे, पूरे समय मैं खड़े होकर ही पढ़ाता हूँ और इधर से उधर चलता रहता हूँ। तो शायद वो उतनी एक्सरसाइज हो जाती है और वो मेरे लिए काफ़ी है। भोजन पर नियंत्रण, नियमित सोना, इस तरह के जो ट्रेडिशनल ये सब वो हैं, ये सब भी आप इनमें फॉलो करते हैं कि इसको नहीं फॉलो करते हैं? नहीं, ये हो नहीं पाता। एक बहुत ही मज़े का एक इसमें जोक है कि एक साहब से कहा गया कि आप अगर शराब ना पिए, आप अगर सिगरेट ना पिए, अगर आप मीट ना खाएं, आप ये ना करें वो ना करें, तो आप 100 साल जिएंगे। तो उन्होंने कहा कि तो मैं 100 साल जी के करूँगा क्या? तो मेरे ऊपर इसका ये नियमितीकरण का असर हो नहीं पाता है। वो अब ये मतलब रूटीन उस टाइप का नियम नहीं मैं बन पाता हूँ कि 10 बजे सो जाना है और सवेरे इतने बजे, वो चलती रहती है वो ज़िंदगी। जैसे अगर देख रहे हैं कोई टीवी में वो मज़े की चीज़ है तो फिर देखते ही रहते हैं, जब वो ख़त्म होती है तब सोते हैं। जी शौक बहुत सारे लोगों को होते हैं, गाने का, मोटरसाइकिलिंग का, घूमने का, देश विदेश घूमने का, ऐसे कुछ शौक तो बहुत, मतलब इस मामले में बहुत हैं। जैसे मोटरसाइकिलिंग का उतना नहीं है कि कहीं जाना, लेकिन चलाना ज़रूर इंटरेस्टिंग लगता है और मैं मोटरसाइकिल ज़रूर चलाता हूँ। और पढ़ने का शौक़ है और अच्छी फिल्में देखने का शौक़ है। जी। तो और म्यूज़िक का भी शौक़ है। तो म्यूज़िक, फिल्म्स, बुक्स। गाना गाते हैं आप क्या? गाना नहीं गाते हैं, गाना नहीं गाते, सुनते हैं। ट्राई करना चाहें तो बताइए।
नहीं मौका है, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति लगते हैं। सुन लेते हैं, अच्छा लगता है जी। एक मैंने और देखा कि हम लोगों की उम्र के जो पुराने लोग हैं उनको कुछ गाना उस वो जैसे पेट्रियार्क हुआ करते थे ना, जी। तो गाना कुछ ऐसा काम है जो पेट्रियार्की इंडियन पेट्रियार्कल सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं बैठता। मतलब आप हाँ जी हाँ, ये सही आपने कहा कि ये भी एक वर्जना है, आप गाने लगे तो मतलब लोग कहेंगे अरे अब इनकी ये उम्र हो गई और इनको देखो ये कौन सा गाना गा रहे हैं। और गाना गाने का काम और था, आपको याद होगा जी कि जब हम लोग टाइम में शादियों के विज्ञापन होते तो लड़की जो है वो सुगम संगीत में भजन गाती है, बिल्कुल सही। मिडिल क्लास फैमिली में था जी। तो ये आदमियों का रोल तो ये था, बुढ़े आदमियों का वो सुगम संगीत सुन ले, खाली भजन सुने, जी हाँ, गा नहीं सकते, गाना बुरी बात है। हाँ, गाना वो बुरी बात है। और आप क्या परामर्श देना चाहेंगे जो रिटायर्ड लोग हैं और जो लोग थोड़े से, मुझे देखिए मैंने कई लोगों से हम लोग मिलते हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, वक्त कैसे गुजारें, क्या करें, आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? भाई मैं तो जहाँ तक मैं ये सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद तो आपका एक बहुत ही इतना वास्ट आपको एरिया मिल जाता है, असीम संभावनाओं का संसार खुल जाता है आपके सामने। उससे पहले तो आप ऑफिस की वजह से और उनकी जिम्मेदारियों की वजह से आप ज्यादा इधर उधर नहीं चल सकते और कुछ आप परस्यू नहीं कर सकते। और इस समय तो आप जरूर आपने इतना ज़रूर कुछ सोचा होगा कि अगर हम ऐसा करते या हमें ये सीखना है, हम ये जानते तो अच्छा लगता। बहुत सारा कुछ लोग कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं, कुछ अपना चाहते हैं कि हम कुछ लिखेंगे, कुछ अपने संस्मरण लिखेंगे, या ऐसी कई चीज़ें हैं ड्यूरिंग द सर्विस समय ना होने के कारण वो नहीं कर पाता। जी। तो इस समय तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको सबसे अच्छा लगता हो कि हम ये करें तो हमें बहुत मज़ा आएगा जी, तो वो आप करिए, तो बहुत आपको मज़ा भी आएगा और आपका मतलब कोई चिंता भी नहीं रहेगी कि आपका समय कैसे कट गया जी। और मुझे तो लैंग्वेजेस सीखने का भी शौक रहा है, तो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं और आप मज़े कर सकते हैं जी। आजकल तो देखिए जो OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, उसमें आपको स्पेनिश की भी मूवीज़ हैं, उसमें आपको इटालियन की, फ्रेंच की मूवीज़ हैं जी। तो अगर आप हालांकि उसके नीचे वो आते रहते हैं सबटाइटल्स आते रहते हैं, लेकिन आप अगर आपको लगे कि यार स्पेनिश ये क्या कह रहे हैं और ये कैसे मज़े से बोल रहे हैं, हाँ। तो अगर आप सीखना चाहें तो एक बड़ा अच्छा ये शगल हो सकता है कि आप सीख सकते हैं और फिर आपको मजा आएगा जब आप वो स्पेनिश वो बोली जा रही समझ लेंगे तो। हाँ। जी वाजपेयी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी आपको हम एक दिन और कार्यक्रम बुलाएंगे। जी जरूर। एक कार्यक्रम में ये सोच रहे हैं जी, You are a bachelor by choice, some people are forced bachelor, some की स्पाउस खत्म हो गए, बहुत सारे सिंगल्स हैं। एक तरफ सिंगल्स बैठेंगे और एक तरफ डबल्स बैठेंगे, फिर उनका हम लोग डिबेट डिस्कशन कराएंगे, आपको तो बुलाएंगे। ग्रेट टू बी विद यू, वंडरफुल, थैंक्स फॉर मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत दिल की बात करके, थैंक यू सो मच। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।